कि बच्चों को असेस करना है, उनसे टेस्ट लेना है और उसके अलावा उनसे एग्जाम लेना है, समेटिव होता है, फॉर्मेटिव होता है। ये बेसिक टाइप्स होते हैं असेसमेंट के जो हम बच्चों को असेस करते हैं। मगर यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल इन चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर किया गया है, इन चीजों को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया गया है कि आपको इन आम जो रवाजी टेस्ट्स होते हैं या जो मेजरिंग स्केल्स होते हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं टेस्ट जिनसे हम बच्चों को असेस कर सकते हैं डीपली। अब जैसे कहें कि आप कोई स्पोर्ट की क्लास ले रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन का आपने सुना होगा। अब फिजिकल एजुकेशन में देखें कि उनमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, उसमें कोई क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं होती। सपोज करेंगे फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में भी है वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे मोस्टली बच्चों को खेलों के हवाले से जो है वो जज किया जाता है, उनको खेलों के बारे में मालूमात दी जाती है, उसके फिजिकल हेल्थ के हवाले से उनको देखा जाता है। तो वहाँ पे उनका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मुकर्रर किया जाता है कि अगर इन इतने मिनट्स में ये जो स्टूडेंट है और वहां तक पहुंच जाता है तो उनको इस कैटेगरी में हम काउंट करेंगे। इसकी जो फिजिकली मूवमेंट अगर इस एंगल तक जाएंगी, इस डिग्री तक जाएंगी, तो हम उसको इस तरह से इसमें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं भी एक जो है वो लेक्चर दूंगा कि ये बहुत बड़ा अहम टॉपिक था और मेरा मकसद भी यही थे कि जब आप इस जो है वो छोटी सी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें जितने भी टर्म्स हैं वो टर्म्स हाईलाइट किया करें कि ये टर्म्स इस स्टैंडर्ड में क्यों यूज किए गए हैं, इन स्टैंडर्ड में इन टर्म्स का क्या इस्तेमाल है। तो उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर आपको मालूम होंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मगर चीज जो रह जाती थी कि हम उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन के अलावा जो भी इसमें टर्म्स यूज होते हैं आप वो हाईलाइट करें, थोड़ा सर्च करें उनको और अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपको उनका कोई मटेरियल नहीं मिल रहा जहां आपको लग रहा है कि ये टर्म डिफिकल्ट है तो आप वो वाले ग्रुप में शेयर कर दें कि सर मेरी प्रेजेंटेशन में ये 3-4 टर्म्स ऐसे हैं जो मेरे पढ़ने के बाद क्लियर नहीं हो पा रही, तो मैं आपको उससे रिलेटेड थोड़ा मटेरियल भेजूंगा ताकि आपकी अपनी लर्निंग हो जाए, आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाए और आपके ही जो है वो इस क्वेश्चन से जितने भी स्टूडेंट्स हैं फिर उनको भी मोटिवेशन मिलेगी आपकी प्रेजेंटेशन से। तो ये दोनों अहम टेस्ट होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसको हम जो है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे एक अलग के तौर पे। अभी हम इनका जो है वो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग बिल्कुल क्लियर हों कि व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, हाउ वी कैन असेस द स्टूडेंट। ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो एज ए टीचर आपको मालूम हो। बाकी उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी हेल्प है इन स्टैंडर्ड में बाकायदगी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप इससे भी जो है वो हेल्प ले सकती हैं। सेकंड में यहाँ पे एक जो टर्म है जैसे यहाँ पे लिखा है सेकंड में एक द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, उसको हम देखते हुए फिर जो अपनी इम्प्रूव करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग इस प्रोसेस को। सिर्फ एक टाइप का अगर हमने टेस्ट में किसी को असेस कर लिया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल होशियार हो गया है और ये स्टूडेंट जो है वो हर चीज की जो है वो टेस्ट में नंबर 1 आ सकता है। यहाँ पे सेकंड में थर्ड में ये लिखा है कि मेजरमेंट थ्योरी and assessment related issues such as validity, reliability and bias and scoring concern। ये देखें कितने टिपिकल वर्ड्स हैं। सबसे पहले इसमें है वैलिडिटी, सेकंड में है रिलायबिलिटी, थर्ड में है bias एंड फोर्थ में है स्कोर कंसर्न। अब ये भी टर्म्स हैं बहुत बड़े जो है वो कॉम्प्लेक्स टर्म है और बार बार टेस्टिंग में यूज होते हैं। जब भी हम बच्चों को टेस्ट करते हैं, टेस्ट एनालाइज करते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो इसमें इन टर्म्स का बहुत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस होती है जो हमें देखने। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी मोस्ट जो है वो सुइटेबल वर्ड्स हैं किसी भी टेस्ट को मेजर करने के लिए। कि सपोज करें
कि हम मार्केट में जाते हैं तो जो मुख्तलिफ चीजें हम लेते हैं तो उनके अलग स्केल्स होते हैं जिनमें वो मेजर करके देते हैं। दूध अगर हम ले रहे हैं तो हमें लीटर्स में दे रहे हैं, चीनी हम ले रहे हैं तो वो किलोग्राम के हिसाब से ले रहे हैं। इसी तरह से हम किसी भी बच्चे की जो असेस करते हैं या टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास वैलिड एक सोर्स हो, वैलिड हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट हो कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है इस टाइप के टेस्ट के लिए, ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है इस टाइप की असेसमेंट के लिए। तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। और थर्ड में है ब्याज। ब्याज का मतलब है कि एक तरफ जो है वो चीजों को आप नहीं लेके जाएं कि सिर्फ जो है सारी चीजें अच्छी हैं और कोई भी जो है वो फेल नहीं हुआ, या हम खुद कभी कभी ऐसे कर देते हैं टीचर्स के सारे क्लास को पास कर देते हैं और उनकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह की ब्याजनेस भी नहीं होनी चाहिए। टर्म्स आप ये लिख लें, एक क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये 4 टर्म्स लिखें जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, और आप अपनी तरफ से इनकी एक एक डेफिनेशन जो है वो भी लिख के आपको पोर्टफोलियो में लगानी है। इसके बाद डिस्पोजिशन में भी इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया। डिस्पोजिशन में इतना कोई डिफिकल्ट वर्ड मुझे नजर नहीं आया। अगर आपको कोई वर्ड लग रहा हो डिफिकल्ट या न्यू तो आप बता सकते हैं। और परफॉर्मेंस एंड स्किल्स भी इन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इसमें मुझे 2-3 वर्ड्स जो है वो नजर आए थे, वो थे सर डिपोजिशन में सर एक वर्ड है जी जी ऑब्जर्वेशन के साथ लास्ट में सर बिकम एस्ट्यूट ऑब्जर्वर। जी सर बिकम ठीक है, ये भी आप लिख लें इसमें जो पहले हमने लिखे हैं। और इसके अलावा देखें बाकी इसमें ऐसा कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं है। और आई होप कि आपकी इनकी प्रेजेंटेशन से आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि हमें भी किस तरह से इन चीजों को प्रेजेंट करना है। और ये असेसमेंट गलतियां तो होंगी जी सर, फर्स्ट की गलतियां तो निकलेंगी। हाँ हाँ, वो जाहिर है। और ये बड़ा स्टेप होता है कि फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देना। हमारा काम है आपको इनकरेज करना, आपकी गलतियां हैं उनको इम्प्रूव करना, उससे औरों की लर्निंग हो जाएगी। इस चीज को हमें फोकस करना है, क्रिटिसाइज हमें नहीं करना। तो बिल्कुल नहीं सही सर, आपने जी हमारी भी लर्निंग होगी, आप ज्यादा से ज्यादा गलतियां जी निकालेंगे, हाँ हम हाँ, सीखेंगे। ये चीज है। हमारा काम भी यही है कि अच्छी लर्निंग हो। अब आपका जो नेक्स्ट फेज है वो था एनपीएसटीपी को एक्सप्लेन करना है। सर एनपीएसटीपी के फोर हाँ, ये आपके लेवल आ रहे हैं सामने। लेवल है, सब जो लेवल। आपका जो और पार्टनर है ये वो एक्सप्लेन करेंगी। सर सर हम ग्रुप में 3 पार्टनर थे, एक आए नहीं। अब जो दूसरा है उसको कहें कि वो इस चीज को एक्सप्लेन करें। जी सर। सर 5.3 है मेरा समेटिव असेसमेंट। शुरू से स्टार्ट करें ना बेटा। 5.1 नहीं है किसी का? सर कायनात का है लेकिन वो आई नहीं है। अच्छा, 5.2 किसका है? सर सर 5.2 अभी क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, कर रहे हैं आपको सर। जी सर। 5.2 को एक्सप्लेन करें। सर इसका पहला टर्म मुश्किल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस कंटिन्यूड असेसमेंट होती है, इसको कंटिन्यूस असेसमेंट किया जाता है। टीचर जो रेगुलरली, उसमें फर्स्ट लेवल है
ओकेशनली सर ये टर्म है इसमें थोड़ा ओकेजनली का मतलब है कि मौके के हिसाब से अगर आपको सुइटेबल लग मौके रहा के है कि हिसाब इस टाइम में बच्चों को असेस करूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्राइटेरिया स्टूडेंट टेस्ट क्या जी होता सर, है, नॉर्म क्या होता है। अब मैंने ये जी आपसे सर, ओकेजनली पूछा, मैंने मौके के हिसाब से पूछा कि मे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टर्म जो आता हो उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और किसी को मे भी नहीं आता हो, या सबने हमने पढ़ा मगर नोट नहीं किया, तो मैंने भी ये क्या यूज किया, फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने यूज की कि ओकेजनली पूछा कि वाकई सब स्टूडेंट्स इस टर्म से जो है वो नावाकिफ हैं या सारे स्टूडेंट्स वाकिफ हैं, क्या सबने नोट किया है या नहीं नोट किया। तो इस तरह की असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं हम। जी जी सर, मौके के हिसाब से हम चेक करते हैं स्टूडेंट ने क्या सीखा, कितना सीखा, और कोई प्लान नहीं होता उसमें। सही। बिल्कुल सही आपने फरमाया। ठीक, फर्स्ट लेवल में ये आ जाता, सेकंड लेवल में जो हमारा आ जाता है कंडक्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू नहीं, यहाँ पे एक वर्ड कंटिन्यूअस। और है, सुनो, यहाँ पे एक और वर्ड है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हाँ, रीइंफोर्स रिपोर्ट लर्निंग। अब देखिए ये भी एक न्यू टर्म है, मे भी आपको भी मालूम जी सर, नहीं हो, किसी और को भी मालूम नहीं हो। तो नहीं सर इस पढ़ा है, अभी याद नहीं आ रहा हाँ, है। इसको सिर्फ पढ़ने का और बताने का मकसद ये है